ध्यान से सुनिएगा। तो आज के जो हमारी ये टॉपिक है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर की विटामिन्स के बारे में पढ़ के आने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, हेल्थ के संदर्भ में, तो एक पार्ट है, एक टॉपिक है जिसका नाम है विटामिन, है ना, जिसका नाम है विटामिन। बड़ा ही कॉमन टॉपिक है ये। और जब भी कोई मेडिकल लाइन का पेपर होता है तो उस परीक्षा में विटामिन से एक प्रश्न देखने को मिलता है, यानी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। हालांकि आप सभी को पता है विटामिन के बारे में, यहाँ आप लोग इसको रिकॉल कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आज के टॉपिक में हमारे जो है विटामिन की कमी, है ना, विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोतों के बारे में, यानी रिसोर्सेज के बारे में, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, है ना। आसान सा टॉपिक है। देखिए, परीक्षा में रासायनिक नाम तो अभी तक नहीं पूछा गया है, खासकर जब मैं सोशल वर्क की बात कर रहा हूँ, है ना। लेकिन कमी से होने वाला जो रोग है ये परीक्षा में पूछा जा चुका है और स्रोतों के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो मैं एक तरफ पॉइंट लिख रहा हूँ विटामिन ए। आशा करता हूँ सभी बच्चों को पता होगा विटामिन ए के बारे में, है ना। विटामिन ए का एक रासायनिक नाम है, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो रासायनिक नाम भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं, रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। ये रासायनिक नाम है विटामिन ए का, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अब इसकी कमी से होने वाला जो रोग है, यानी अगर मान लीजिए विटामिन ए की कमी है तो उससे कौन कौन से रोग बेसिकली देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक तो सबसे पहले नंबर पे आता है रतौंधी, और ये परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है रतौंधी, है ना। एक और आजकल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो जीरो थैलेमिया। ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला एक प्रकार का रोग है जो आजकल रतौंधी करके नहीं पूछा जा रहा है, क्योंकि रतौंधी बड़ा इजी बन जाता है, और जीरो थैलेमिया एक टफ शब्द बन जाता है, क्योंकि आंखों की एक प्रकार की ये बीमारी होती है ना, और ये विटामिन ए की कमी से होती है। अगर आप जीरो थैलेमिया का इलाज नहीं कराते हैं तो यह रतौंधी या आंखों पर धब्बा पैदा कर सकती है। तो यह आंख की जो कार्निया होता है, आंख में कार्निया होता है ना, कार्निया, इस कार्निया को ये नुकसान पहुंचाता है। जब कार्निया ही नुकसानदायक हो जाता है या कमजोर हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वहां अंधापन देखने को मिलता है। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जीरोथैलेमिया शब्द, ठीक है। ये आपको विटामिन ए से संबंध में कुछ जो रोग मैंने बताया, ये दोनों रोग बड़े इंपॉर्टेंट के पार्ट में देखे जाते हैं, ठीक है। अब यही जीरोथैलेमिया के संदर्भ में थोड़ा सा अगर मैं डीप में जाऊंगा तो इसकी कमी से होने वाला जो रोग दर्शाया गया है, बताया गया है कि 3 से 6 वर्ष के जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को ये बीमारी बेसिकली क्या करती है, जकड़ लेती है, अपने शिकार में रख लेती है ना। तो बेसिकली इस बीमारी से ज़्यादा जो शिकार हुए हैं, ये एक डेटा में भी मिला है कि 3 से 6 साल के बच्चे ही हुए हैं, है ना। तो ये विटामिन ए के संदर्भ में है। इसके स्रोत क्या है,
कि विटामिन ए की रिसोर्सेस या स्रोत, है ना, आँखों को मजबूत करने के लिए या आँखों से ज़्यादा देखने के लिए, इसके संदर्भ में स्रोत को अगर हम बात करें तो आप सभी लोग गाजर का सेवन कर सकते हैं, आप हरी सब्जियां का सेवन कर सकते हैं, है ना, दूध का सेवन कर सकते हैं, मक्खन का सेवन कर सकते हैं, अंडा का सेवन कर सकते हैं, मछली का तेल, मछली का तेल, है ना। आम गांव की बोलचाल भाषा में अगर आप जाओगे तो आप उनसे पूछोगे, गांव के जो पुराने लोग हैं वो लोग कहते हैं कि मछली खाओगे तो विटामिन ए की जो कमी होती है वो दूर हो जाएगी, ऐसा भी लोग बताते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन ए ये रहा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रेटिनॉल नाम है इसका, रतौंधी जीरोप्थैलेमिया एक बीमारी है, एक रोग है। ये बीमारी अगर आपको दूर करना है तो ये इसके रिसोर्सेज है, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये विटामिन ए था, आसान है और आप आसानी से कर भी लेंगे इनकेस अगर परीक्षा में पूछा गया तो। उसके बाद एक आता है विटामिन बी। अच्छा, विटामिन बी के कई पार्ट हैं, जैसे विटामिन एक बी 1 होता है, एक विटामिन बी 2 होता है, एक विटामिन बी 3, सॉरी 2 के बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 12 है, 12। 3 भी होता है, विटामिन बी 5 होता है, विटामिन बी 7 होता है, विटामिन बी 11 होता है, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी 12 होता है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इसके विटामिन बी के कई बेसिकली पार्ट हैं, सब सेक्शन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है थायमीन करके, थायमीन करके। विटामिन जो बी 2 का नाम है उसका नाम बेसिकली राइबो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ये देखो, थायमीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है, जिससे रेटिनॉल इंपॉर्टेंट था, ठीक उसी प्रकार से थायमीन इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइबोफ्लेविन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं हो सकता है ना। इसकी मैंने एक क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखी है और विथ पीडीएफ के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ा आपको यहाँ पे रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। और एक विटामिन बी 3 आता है, निकोटीनिक नाम से बेसिकली इसको जाना जाता है, रासायनिक नाम में निकोटीनिक, है ना, एसिड, है ना। इसको रासायनिक नाम में कहीं कहीं नियासिन का नाम से भी इसको बेसिकली जाना गया है, नियासिन। विटामिन बी 5 जो होता है वो बेसिकली पैंटोथीनिक एक एसिड होता है, उससे ये बेसिकली रासायनिक नाम से दर्शाया गया है विटामिन बी 5 को। विटामिन बी जो 6 है उसको बी 6 हमने लिखा ही नहीं है, अच्छा। और विटामिन बी 7 जो है वो बायोटीन, बायोटीन रासायनिक नाम है। और 11 जो है फॉलिक अम्ल है, एक फॉलिक अम्ल है। और 12 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP करिएगा इसका रासायनिक नाम। इसको कहा गया है साइनोकोबालैमिन, ये बेसिकली इसका रासायनिक नाम है ना। अब इसमें देखो, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो विटामिन बी 1 है इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो नाम बेरी बेरी, याद रखिएगा, एक बीमारी होती है बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, इससे रोग होता है। और इसके लिए जो रिसोर्सेज बनते हैं, जैसे अनाज खाया जाए या सोयाबीन खाया जाए, ठीक है, या दूध, है ना, इत्यादि चीज़ों को अगर दर्शाते हैं तो ये विटामिन बी 2 जो है बेसिकली जो रोग है वो समाप्त हो सकता है या उसको कम किया जा सकता है ना, विटामिन बी 2 से। उसके बाद विटामिन बी 3 था, हमने भी अभी आपको बताया है, इसका रासायनिक नाम भी आपको बताया है बी 3 का, सॉरी बी 2 है ना, बी 2 आएगा। बी 2 का रासायनिक नाम हमने बताया भी है, जो है फ्लेविन का नाम है। इसमें ना त्वचा का फटना, त्वचा का फटना बेसिकली इसका रोग बताया जा रहा है। आँखों का लाल हो जाना, है ना, आँखों को जो है लाल कर देता है या उसका लाल हो जाना, ठीक है।
इस कंडीशन में आपको खाना क्या चाहिए, जैसे पनीर हो गया, है ना, एंड अंडे हो गए, ठीक है, मांस हो गया, ठीक है, हरी सब्जियां हो गई, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, ऐसे चीज़ों को खाना चाहिए, ठीक है, पत्तेदार। तो वहाँ B2 जो है, जो B2 राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है, जो मैं बता रहा हूँ कि आंखों का लाल होना, त्वचा का फटना, वो कम हो सकता है ऐसे अगर आप रिसोर्सेज लेते हैं तो, है ना। उसके बाद हमने बात किया विटामिन B3 के बारे में भी, अभी अभी जस्ट, है ना। B3 मैंने आपको बताया भी था कि जो विटामिन B3 होता है उसका रासायनिक नाम नियासिन भी है और निकोटिनिक एसिड भी है, इसके कई नाम है रासायनिक। इससे बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये B3 का जो होने वाला रोग है, उसको बेसिकली कहा गया है पेलाग्रा, है ना। ये पेलाग्रा बेसिकली त्वचा दाद दर्शाता है, ये बीमारी त्वचा दाद को दर्शाती है ये बीमारी, विटामिन B3 को। तो इसके लिए अंडे, मछली, मांस, दूध, है ना, इत्यादि चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जिससे ये बीमारी जो है बेसिकली दूर हो सकती है विटामिन B3 से, ठीक है। उसके बाद विटामिन B4 मैंने आपको बताया भी, विटामिन B4 बेसिकली इसका जो B4 नहीं था, B5 था, है ना, B4 बताया नहीं था, B5 था, जिसका रासायनिक नाम पैंटोथेनिक एसिड है, और इससे होने वाला रोग जैसे चर्म रोग हो गया, है ना, चर्म रोग, ठीक है, बाल सफ़ेद होना, ठीक है, ऐसी चीज़ें इसके संदर्भ में दर्शाई गई है। और इसके लिए अगर आप मान लीजिए अंडे, दूध, मांस, मूंगफली का सेवन करते हैं तो ये बीमारी, चर्म रोग वगैरह जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये कम देखने को मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। B5 में एक आता है विटामिन B7, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसमें अगर होने वाला जो रोग होता है वो एक लकवा हो सकता है, बालों का झड़ना हो सकता है, या शरीर में दर्द आप कह लीजिए, ठीक है, ये B7 से। और अगर आप सेवन करते हैं मांस का, आप गेहूं का, अंडे का, सब्जी, हरी सब्जियां, है ना, फल इत्यादि का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो ये जो विटामिन B7 से होने वाला रोग है, इसकी कमी से ये रोग बेसिकली कम हो सकता है, ठीक है, ये बेसिकली दर्शाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन B12, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग साइनोकोबालैमिन ये नाम हम देते हैं, इसका रासायनिक नाम। इससे तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी देखने को मिलती है ना, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ आप कह लीजिए, इससे होने वाला रोग। और इसके संदर्भ में विटामिन B12 के लिए मांस हो गया, ठीक है, मछली हो गई, ठीक है, अंडे हो गए, दूध हो गए, ठीक है, इत्यादि चीज़ों का बेसिकली सेवन करना चाहिए। तो विटामिन B12 से होने वाला जो रोग है, तंत्रिका तंत्र में जो गड़बड़ी हो रही है, वो बेसिकली कम हो सकता है। तो ये B के संदर्भ में कुछ इसके सबसेक्शन पार्ट थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक, इसका रासायनिक नाम है। इससे होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी रोग, है ना, स्कर्वी रोग, या आप मसूड़े का फूलना भी कह सकते हो, आप मसूड़े का स्वेलिंग में आना या उसका फूलना, ठीक है। तो ये विटामिन C से होने वाला रोग है जो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है। यदि आप इसके लिए आंवला का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, आंवला का
नींबू का, टमाटर का एंड हरी सब्जियों का। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये विटामिन सी से जो होने वाला रोग है स्कर्वी या मसूड़े का फूलना, ये कम हो जाएगा। दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है बेसिकली ये विटामिन सी। यह आयरन को अवशोषित करने में शरीर की मदद करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक होता है ना। तो स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, टमाटर, फल खट्टेदार, है ना, आंवला इत्यादि चीज़ों का बेसिकली कहीं ना कहीं वो विटामिन सी से जुड़ा हुआ पार्ट है ना। तो इसके संदर्भ में जैसे कभी कभी एक बार परीक्षा में सवाल बनाया गया था एनीमिया को लेकर। किसको लेकर? एनीमिया को लेकर। तो विटामिन सी से ही होने वाला रोग है स्कर्वी, मसूड़े और एनीमिया। थकान, ठीक है, थकान एंड पैरों में जो रेसेस हो जाते हैं, पैरों में रेसेस, वो भी दर्शाया गया है विटामिन सी से, पैरों में रेसेस। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है विटामिन सी वाला, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। दांतों का हिलना, घाव का ठीक से ना भर पाना, पैरों और मांसपेशियों में दर्द को दर्शाना, ये कहीं ना कहीं विटामिन सी दर्शाता है। उसके बाद एक आता है विटामिन डी। विटामिन, हाँ एक मिनट होल्ड रखना। विटामिन डी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। विटामिन डी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? ये लगभग आप सभी लोगों को पता होगा, एक प्रकार का सूखा रोग है ये विटामिन डी से होने वाला रोग। और परीक्षा में सूखा रोग करके नहीं आएगा, परीक्षा में बेसिकली दर्शाता है रिकेटस शब्द, ये शब्द दर्शाता है। हालांकि इसका अर्थ जो होता है वो सूखा रोग होता है ना। कहीं कहीं परीक्षा में इसी को इस तरीके से संबोधित किया जाएगा, ऑस्ट्रियो मैलेशिया, ऐसे करके नाम लिखा रहेगा। तो ये भी एक प्रकार से विटामिन डी से होने वाला ही रोग है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में ही रखेंगे। विटामिन डी, है ना। तो विटामिन डी एक प्रकार की वसा घुलन सील माना जाता है। जैसे एक होता है ना विटामिन डी से होने वाला रोग में, जैसे कौन कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, कौन कौन सा वो विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ऐसे भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये वसा के संदर्भ में विटामिन डी का नाम देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन डी का, वो नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये। अब बेसिक इसमें जैसे मक्खन हो गया, मछली का तेल हो गया, अंडा हो गया, या सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, है ना, जो धूप में रहते हैं लोग, ऐसा बताया जाता है कि ये विटामिन डी से होने वाले रोग के लिए अगर आप ये रिसोर्सेज का सेवन करेंगे तो जो रिकेटस बीमारियां है वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा इसके संदर्भ में बताया गया है। तो विटामिन डी के संदर्भ में ये बातें आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इससे कौन सा होने वाला रोग है। तो आप सभी लोगों को पता हो गया कि अच्छा ये देखो, मस्तिष्क स्वास्थ्य संदर्भ में भी बात करेगा, सूजन को नियंत्रित करेगा, प्रतिरक्षा प्रणालियों के बारे में भी चर्चा करता है। कई पार्ट हैं इसके संदर्भ में, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ही बीमारी के बारे में नहीं। इसके कई कई सिम्टम है, कई बेनिफिट्स के रूप में इसका नाम देखने को मिलता है ना, विटामिन डी से। तो सूर्य के प्रकाश से भी विटामिन डी प्राप्त हो जाता है, भोजन में भी विटामिन डी मिल जाता है ना, बहुत सारी जगहों पर, है ना। कपड़े बाहर लटकना या खरपतवार उखाड़ना या दुकानों की ओर पैदल जाना, है ना, धूप में, ऐसी चीज़ों अगर हो रही तब भी वो एक प्रकार से विटामिन डी का जो है रोल अदा कर रही है ना। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिएगा। विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है। इसका जो इसका पूरा रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल नाम है, वो आपको ध्यान रखना है। एक होता है विटामिन ई, एक होता है विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। इसमें ना जनन क्षमता की कमी होती है, इस विटामिन से जनन
क्षमता की कमी होती है। जननांग या पेशियां कमजोर हो जाती है। इसमें जननांग और पेशियां जो होती हैं वो बेसिकली कमजोर हो जाती हैं, उसको दर्शाता है ये टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई। इसमें वही चीज़ है, तेल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, अंडे हो गया, अंडे की जर्दी आप कह लीजिए, अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी है ना, ये सोयाबीन है ना, सोयाबीन। अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि विटामिन ए से होने वाला जो रोग है वो कम देखने को मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो ये विटामिन ए का पार्ट है। उसके बाद विटामिन के एक आता है, ये लास्ट है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के से अगर मैं इसकी रासायनिक नाम की बात करता हूं तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्वेनॉन, क्वेनॉन इसका रासायनिक नाम। इसमें बेसिकली चोट लगने पर रक्त का धक्का ना जमना, रक्त का धक्का ना जमना, ठीक है, ये विटामिन के को दर्शाता है। और इसके लिए अगर आप हरी सब्जियां, अंडे, सोयाबीन का अगर आप सेवन करते हैं, ठीक है, तो उस परिस्थिति में ये विटामिन जो के है ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है ना। तो इतनी बात आप लोगों को इसके संदर्भ में ध्यान रखना है विटामिन के बारे में। वसा में एक प्रकार से वसाशील या आप कह सकते हैं वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो कहीं ना कहीं आपका विटामिन के का पार्ट आता है। तो सवाल बनेगा, जल में और वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताएं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसका नाम है ए, डी, ई और के। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं नोट करवा देता हूँ। फैट सॉल्यूशन विटामिन्स या वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो उस क्रिया में आप लोग ये नाम जरूर नोट कर लें। एक होगा विटामिन ए, एक होगा विटामिन डी और एक होगा विटामिन ई एवं विटामिन के। ये 4 प्रकार की विटामिन वसा में पाया जाता है। परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ठीक है, या जल में नहीं है, ऐसे शब्द बनाए जाएंगे। तो आप प्लीज़ इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आंखों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली या त्वचा के संदर्भ में कोई विटामिन है तो वो ए है। विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो हड्डियों और स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली और मांसपेशियों को मजबूत करने में वो विटामिन डी है। और एंटीऑक्सीडेंट या सेल्स को नुकसान से अगर बचाता है तो वो विटामिन ई है, जहां मैंने जनन क्षमता की कमी बताया था आप लोगों को। और यदि आपसे पूछता है थक के जमने और हड्डियों को स्वस्थ के संदर्भ में अगर कोई विटामिन है तो वो विटामिन के है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वसा में या फैट में। वहीं परीक्षा में अगर पूछा जाए कि पानी में, परीक्षा में पूछा जाए कि पानी में या जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो उस प्रक्रिया में आप लोगों को नोट करना होगा कुछ विटामिन्स, और वो विटामिन्स होंगी, एक होगा आपका सी और एक होगा बी। तो सी और बी जो विटामिन्स होता है ये जल में घुलनशील होता है। विटामिन B1 की बात करें, B2 की बात करें, B3 की बात करें, B5 की बात करें, B6 की बात करें, B7 की बात करें, B9 की बात करें, B12 की बात करें, ये सभी विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानी जाती हैं और ये सभी के सभी जल में घुलनशील हैं, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और विटामिन सी जो है ये दर्शाता है या एक प्रतिरक्षा प्रणाली जो त्वचा और घाव को भरने के लिए इंपॉर्टेंस के रूप में आता है, तो विटामिन आपका सी के रूप में आता है। तो आशा करता हूं कि विटामिन आपको सी और बी भी समझ में आ गया होगा। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, क्लियर रहेगा, एक बार स्पष्ट करेंगे। जी सर।
चलिए, तो आज का टॉपिक केवल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विटामिन्स। कल हम लोग और अलग से पढ़ेंगे थोड़ा सा सिंड्रोम वगैरह के बारे में और कुछ बीमारियों वगैरह के बारे में। जैसे कल की क्लास हम करेंगे, हालांकि क्लास अभी आपकी है, अभी आपके हम प्रैक्टिस करवाएंगे इसमें, ठीक है, अभी आप बने रहिए। जैसे कल के टॉपिक में अगर हम लोग बात करें तो कल के हम लोग चर्चा जो करेंगे, एक होगा सिंड्रोम के बारे में, ठीक है, साथ ही साथ ASD क्या होता है, ADHD क्या होता है, ठीक है, ये कुछ बीमारियां हैं, कुछ डिजीज़ हैं, इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे। 2-3 टॉपिक है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे देख रहे हैं, ये एम्स का पेपर है, एम्स का पेपर हुआ था। वो हालांकि पेपर ऑनलाइन पर हुआ था, CBT बेस्ड था पेपर, और उसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। और हम लोगों ने जो बात कर रहे हैं इस समय, टॉपिक जो हमारा है वो टॉपिक है HIV एड्स। टॉपिक हमारा है वो बेसिकली HIV एड्स। तो यूनिट नंबर 10 किससे संबंधित है, HIV एड्स। और मैंने कल जो क्लास लिया था आप लोगों को, मैंने बताया था कि एक तो नाको का पूरा नाम याद रखिएगा और इसकी स्थापना का वर्ष याद रखिएगा। ये सवाल थोड़ा सा लेंदी बनाया गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, तो सही विकल्प था 1992 का नाम, जवाब भी आप लोगों ने दिया था। दूसरा मैंने ये बताया था कि समाजकारी जब हस्तक्षेप कर रहा हो HIV एड्स के विकास के लिए, कलंक और भेदभाव को अगर आपको समाप्त करना चाहिए तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, परामर्श दें, काउंसलिंग करें, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़े, चाहे पीड़ित लोग हों या उसके आसपास या जो भी कम्युनिटी के लोग हों, उनको कैंप वगैरह के माध्यम से, योजना के माध्यम से, उनको काउंसलिंग के माध्यम से हमने HIV एड्स के बारे में जागरूक कर सकते हैं। तो ये बातें मैंने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग एक बार फिर से आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। HIV एड्स का पार्ट है ये, यूनिट नंबर 10 का पार्ट है ये, ध्यान से सुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एड्स नियंत्रण के लिए एक कार्यात्मक संस्थान नहीं है। देखो, ये इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया गया है और ये कहता है कि एड्स नियंत्रण के संदर्भ में वो बताइए कौन सा इंस्टीट्यूट नहीं है। अब आपको मैं बता दूं कि ऑप्शन में तो साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बी विकल्प, यानी बी विकल्प यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा और ये नहीं है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप इन चारों विकल्प के बारे में जरूर जानें और ये चारों विकल्प हैं क्या चीज़, है ना, इनके बारे में। तो मैं शुरुआत से आप लोगों को एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर बताने चल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहला मैंने हेडिंग डाला आप सबके लिए, एक ऑप्शन में लिखा हुआ है महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी। हालांकि आप उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं, उसमें नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एलिमिनेट करने के संदर्भ में आ सकता है नाम। तो पहला है महाराष्ट्र, ठीक है, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है जो इसके बारे में सुना हो कभी? है कोई ऐसा स्टूडेंट क्लास में जो MSPM के बारे में सुना हो? महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, है ना? नहीं सुना है आप लोगों ने? सर पुणे में तो सुना है, सर पुणे में है। पुणे में है, अब महाराष्ट्र में आप कह रहे हैं नहीं सुने। चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें। देखिए, इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण एक प्रकार से सोसाइटी है। इसे हम लोग द महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। इसका अगर इन शॉर्ट परीक्षा में अगर इन शॉर्ट पूछा जाता है तो वो MSACS ऐसे लिखा रहेगा आपकी परीक्षा में। M से बन जाएगा महाराष्ट्र, और S से बन जाएगा स्टेट, और A से बन जाएगा एड्स, C से बन जाएगा कंट्रोल, और S से बन जाएगा सोसाइटी। इसकी स्थापना सर हुई थी अगस्त 1998 में, यह आपको ध्यान रखना है, सन 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? MSACS की। हालांकि इसका उद्देश्य क्या था, मैं एक पैराग्राफ में यहाँ पर लिखना चाहूँगा ताकि वो चीज़ें आप याद रखें। उद्देश्य, उद्देश्य क्या उद्देश्य था, उस उद्देश्य को आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये बेसिकली सोसाइटी की स्थापना, सोसाइटी की स्थापना राज्य में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम
को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की गई थी, जिसमें सूचना के व्यापक प्रसार और जन जागरूकता कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, आशा करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो थोड़ा सा महाराष्ट्र स्टेट एड्स कंट्रोल इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1998, ये आपको वर्ष याद रखना है। देन उसके बाद आपको ये पूछेगा कौन सा स्टेट है, तो आप महाराष्ट्र का ही नाम लगाइएगा, और पूछेगा स्थापना का वर्ष, तो 1998 लगाइएगा, और पूछेगा उद्देश्य, तो आप कह सकते हो कि एड्स नियंत्रण एक प्रकार का कार्यक्रम है। ठीक है, तो इतनी बात एक बार स्पष्ट हुई तो बताइए मुझे, बताइए क्लियर हो गया है तो स्पष्ट करिए। जी सर। लेता हूँ एक और इम्पॉर्टेंट, ये ऑप्शन के आधार पे जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन में आ रहा था, हालांकि अभी मैं बॉम्बे के बारे में लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ये भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम चाहेंगे कि ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आ जाइए एक बार यहाँ पे नोट करिए आप सभी लोग, दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, DSACS, ये इसका इन शॉर्ट नाम है। बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो 1 नवंबर 1998 को या एक कार्यात्मक तरीके से इसको स्थापित किया गया। यह एक प्रकार का न्यूडल एजेंसी का पार्ट है, और इसका जो मेन रोल रहा है, यह भारत सरकार की द्वारा एक वित्त पोषित है राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम, और ये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, मतलब फाइनेंशियल से संबंधित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार या जिम्मेदार एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, या यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जब इसकी स्थापना 1998 में की गई, तो एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम के रूप में बेसिकली ये सामने प्रस्तुत हुआ था। तो इस बात को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो दिल्ली के बारे में भी आपने जान लिया अभी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ऑप्शन में, अगर हम लोग बात करते हैं तो नागालैंड स्टेट का पार्ट आता है। हम चाहेंगे कि ये भी आप जरूर ध्यान में रखें, है ना। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझते चलें साथ ही साथ, क्योंकि इम्पोर्टेंट रही है ये सारी चीज़ें। आ जाइए यहाँ पर देखिए, नागालैंड राज्य एड्स
नियंत्रण सोसाइटी, ये बेसिकली पार्ट है इसका। और इसकी स्थापना हुई सन 1992 में, 1992 में स्थापित किया गया। मैं आपको यहाँ पे 1992 जो बता रहा हूँ, 1992 में आपने नाम सुना है नाको के बारे में भी। इसकी भी स्थापना अभी पहला सवाल यही था नाको से संबंधित कि भाई नाको जी सर। तो 1992 था। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला विभाग था, जो भारत के एचआईवी और एड्स के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का वो क्रियान्वयन कर रहा था। उसी के संदर्भ में तो शुरू किया जो है नागालैंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी कार्यक्रम। ठीक वही क्रियाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्रिया के माध्यम से भारत में जो एचआईवी और एड्स है उसको कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये भी पार्ट इसी के संदर्भ में था और ये भी जागरूकता के दृष्टिकोण को रिलेट कराता है। तो अतः मैं यहाँ पर आप देख रहे थे कि ये जो A, B, A, C, D जो विकल्प था, यहाँ उन विकल्पों के दृष्टिकोण से बात करें तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता के पार्ट थे। लेकिन महाराष्ट्र और एक हमारे सामने और यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है और वो है बॉम्बे एड्स नियंत्रण सोसाइटी। ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात कर रहे हैं तो BACS है ना। अब देखिएगा थोड़ा सा इस बात को समझिएगा आप सभी लोग। मुंबई डिस्ट्रिक्ट है, मुंबई यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं किया गया है। मुंबई डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे नोट करूँगा तथ्य के रूप में, जो महाराष्ट्र में है उसका नाम है मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ये नाम है। महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित है ये। वहाँ अगर आता तो ये नाम पूछा जाता, लेकिन वो पार्ट दर्शाया गया बेसिकली किस रूप में, बॉम्बे एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के रूप में, डिस्ट्रिक्ट के रूप में नहीं। तो इसलिए ये जो विकल्प बी था ये कोई जो है एड्स नियंत्रण के लिए कार्यात्मक संस्थान नहीं है ये, ठीक है, ये उसके लिए। और ये मुंबई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है ना, जिला के स्तर के आधार पे है, ये कंट्रोल करता है जिला के आधार पे। और ये इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई सन 1998 में। कब इसकी स्थापना हुई थी अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आप लोग ये डेट लिख सकते हैं कि 27 जुलाई 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? सर ये नागालैंड और नाको को छोड़कर सारी सर 1998 में ही सर इनका वो हुआ था, तीनों का सर ना सर, नागालैंड और नाको सर जो नेशनल एड नाको को कंट्रोल छोड़ के, सोसाइटी। हाँ बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हो, सन 1998 में ही उसकी स्थापना की गई। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुंबई में एक प्रकार से ये नगर निगम के द्वारा एचआईवी एड्स के नियंत्रण के लिए रोकथाम 27 जुलाई 1998 में MDACS की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये आपके लिए हो गया इस प्रश्न का जवाब, और इसका सही ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के बारे में, ये 3-4 आपको अगर सोसाइटी पता है तो आप आसानी से इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, एचआईवी एड्स कार्यक्रम में काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से कौन सा है? ठीक है, अब सवाल को आपको समझना होगा, देन उसके बाद आपको जवाब देना होगा। प्रश्न को बड़ी ही ध्यानपूर्वक आपको पहले विचार करना है। देखिए सवाल सिंपल है और आसान है। कहता है कि एचआईवी एड्स कार्यक्रम में काम करने वाले लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक माने जाएंगे। कार्यक्रम में कोई भी आप एचआईवी एड्स का कार्यक्रम कर रहे हैं
उन कार्यक्रमों उस कार्यक्रमों को करने के लिए जो कार्यकर्ता है वो उसके महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक माना जाता है। तो कहता है समुदाय का निर्माण करना, फिर कहता है गुमनाम रहना, फिर कहता है एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को अलग कर देना, फिर कहता है गोपनीय एचआईवी परीक्षण की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, इस प्रश्न का विकल्प जैसे कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, ये विकल्प आपका करेक्ट माना जाएगा इस प्रश्न के आधार पर। सवाल कहता है कि एचआईवी एड्स कार्यक्रम में एक सामाजिक कार्यकर्ता का मुख्य कर्तव्य, ये सवाल था। सवाल कहता है कि एचआईवी एड्स के साथ रहने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों और समुदाय के लिए एक व्यापक समर्थन और उसकी एक वकालत प्रदान करना। वकालत का मतलब सुविधाएं, रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराना, जिसमें ना आप ये शामिल कर सकते हो, परामर्श शामिल कर सकते हो, रेफरल शब्द शामिल कर सकते हो, स्वास्थ्य देखभाल शामिल कर सकते हो, सामाजिक सेवाओं को पहुंच या उसको बढ़ावा देने को भी शामिल कर सकते हो। ये सभी क्रियाएं बेसिकली इसके लिए पॉजिटिव होंगी। ठीक है, देखो समुदाय का निर्माण करना बेसिकली ये पार्ट नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। ये जरूरी नहीं है कि एक कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण कर्तव्य ये रहे एचआईवी एड्स के लिए भाई कम्युनिटी बनाए वो, ये नेगेटिव पॉइंट है। एचआईवी एड्स कार्यक्रम में काम करने वाले जो इनमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसका कर्तव्य ये थोड़ी कहता है कि गुमनाम रहो, सीक्रेट रहो, हिडन रहो, इस तरीके के पार्ट को शामिल नहीं करता है। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को अलग करना ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि जो एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो छुआछूत बीमारी है नहीं कि आप उसे समाज से नेग्लेक्ट करोगे या भेदभाव करोगे, ये तो पार्ट अलग बन जाएगा, जो कि ये भी पॉइंट आपको नहीं दर्शाएगा। लेकिन गोपनीय एचआईवी परीक्षण की सुविधा प्रदान करना, गोपनीय तरीके से एचआईवी का परीक्षण या टेस्ट जो है उसको प्रोवाइड कराना, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता का बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य बनता है और यही होना भी चाहिए। इन फ्यूचर में अगर आप मान लीजिए केजीएमयू में जॉब मिलता है, अगर कोई केस इस तरीके से आपके सामने आए तो आप इस तरीके से वहाँ पे पूरे पेरेंट्स या पूरी पब्लिक पर आप इस तरीके से उसे नहीं कहेंगे कि आपकी रिपोर्ट में ये एचआईवी पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं। तो उसका जब भी टेस्ट लेंगे तो उसका इंटरनली आप टेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद उसे फिर बाद में बता सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकली बेस्ड एक प्रकार का क्वेश्चन था और इसका सही विकल्प जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा एचआईवी एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम अपनाना चाहिए। अब सोचिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप और सोशल वर्कर का ये पूछा गया कि एचआईवी एड्स के पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसके लिए देखभाल और सहायता कैसे आप प्रोवाइड कराएंगे, उसमें क्या माध्यम बन सकता है। बड़ा आसान सा पार्ट है, मैं आपको एक बार सरल शब्दों में समझाता हूँ। आप एक सोशल वर्कर हैं और सामाजिक कार्यकर्ता, एचआईवी एड्स से कोई पीड़ित व्यक्ति मिल जाता है तो उसको शिक्षा, परामर्श, वकालत और सहायता समूह सहित विभिन्न माध्यमों से देखभाल करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। तो सोशल वर्कर एजुकेशन, काउंसलिंग, वकालत, एडवोकेसी और हेल्पिंग का प्रोसेस जारी करेगा। उद्देश्य ये होगा कि कलंक को कम करना है, भेदभाव को कम करना है, सेवाओं तक उसको पहुंच देनी है और उसमें सुधार लाना है और टोटल ही हमें उस सेवार्थी का विकास करना है समग्रता के रूप में। तो सबसे पहले जागरूकता के बारे में बात करेंगे, परीक्षण को बढ़ावा देंगे, रणनीति बनाएंगे, रोकथाम पर बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे व्यक्तिगत तरीके से, परिवार की, ग्रुप की, ठीक है, संकट हस्तक्षेप का भी पार्ट रखेंगे, वकालत करेंगे, अधिकारों को वकालत करेंगे, भेदभाव को कम करेंगे, नीति बनाएंगे, कार्यक्रम को जारी करेंगे, है ना, केस मैनेजमेंट करेंगे, रेफरल सेवाएं देखेंगे, कम्युनिटी बेस्ड कार्यक्रम चलाएंगे। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं सोशल वर्कर का एचआईवी एड्स व्यक्तियों की देखभाल और सहायता प्रोवाइड कराने के माध्यम से उनको क्या पार्ट बन सकता है। अब आप पहला ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि भाई फिल्म की स्क्रीनिंग करना, है ना, फिल्म की स्क्रीनिंग करना यानी स्क्रीनिंग ऑफ अ फिल्म। तो ये देखो पॉजिटिव शब्द नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि एक चलचित्र या फिल्म को प्रदर्शित करने की क्रिया होती है जिसे अक्सर फिल्म के निर्माण और रिलीज चक्र के भाग के रूप में सामुदायिक कार्यक्रम के रूप में विशेष प्रदर्शन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वो पार्ट, क्या आप उसे फिल्म दिखाकर इस तरीके से उस चीज़ों को वहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे या उसकी हेल्प करना प्रयास करेंगे, तो ये पार्ट बेसिकली बिल्कुल भी नहीं होगा। स्क्रीनिंग मतलब हस्तक्षेप होता है और यहाँ पर विकल्प पहला एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा कहता है ऑर्गेनाइजेशनल कह लीजिए या आप कह लीजिए कार्यशालाएं आयोजित करना या ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप कह लीजिए। मैं आपको बता दूं आज तारीख है
27 मार्च, 17 मार्च 2025 की बात बता रहा हूँ, 10 दिन पहले की बात। 17 मार्च 2025 को बेंगलोर में, ये जो है ना, ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखना। या 17 मार्च 2025 की ये बात है, बेंगलोर कर्नाटक, बेंगलोर कर्नाटक की सफलतापूर्वक कार्यशाला एक आयोजित किया गया था। बेसिकली यहाँ ये बताने का प्रयास किया गया कि जैसे रिसोर्सेज उनको उपलब्ध कराए जाए, ठीक है, जो HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो बेसिकली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए है ना कार्यशालाएं आयोजित किया जाए और उनको रिसोर्सेज वगैरह जो है प्रोवाइड कराया जाए। ऐसी बात जो है कर्नाटक बेंगलोर में एक कार्यशाला में बताया गया था 17 मार्च 2025 को, है ना। तो ये पार्ट रहा बेसिकली। और उसके बाद एक है पंपलेट साझा करें। पंपलेट जानते हैं, जैसे मैं पोस्टर बनाता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे मेरा पोस्टर, उसी तरीके से पंपलेट भी बनता है, ठीक है, उसी तरीके से पंपलेट बनता है जो बेसिकली सेल करते हैं। अभी देखो जो एडमिशन होता है उसके लिए भी प्रवेश आरंभ वो पर्चे टाइप का सर, हाँ, पर्चा एक पर्चा बनता बोलते हैं। है, न्यूज़पेपर जिसके घर में आता है उसमें डाला जाता है, वो पंपलेट होता है जो बांटते रहते हैं लोग, भाई ये पढ़ो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखा, वो पंपलेट टाइप का होता है। तो यहाँ पे देखो, एक सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा HIV एड्स से पीड़ित व्यक्तियों की देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए माध्यम बताओ। क्या आप फिल्म का स्क्रीन करेंगे, क्या आप कार्यशालाएं आयोजित कर देंगे, क्या आप पंपलेट साझा करेंगे, या आप काउंसलिंग करेंगे? तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था। जवाब तो सही विकल्प के रूप में अगर आप बात करें तो काउंसलिंग ही सही होगा। काउंसलिंग मतलब परामर्श, और ये टॉपिक मैंने पहले भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, काउंसलिंग। ये देखिए एक सवाल है, ये सवाल बेसिकली पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वो संस्थान के बारे में चर्चा की जा रही है कि भारत में HIV एड्स में समाज कार्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला संस्थान रहा है। ये पार्ट बना जो कि ग्रीन दिख भी रहा है, आप सभी लोग को पता है, इंदिरा गांधी है ना नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल ये आपका सही विकल्प है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में HIV एड्स पर सामाजिक कार्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला अगर कोई संस्थान है तो वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, यानी इग्नू है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो इग्नू है, और ये बात सत्य है ना, पहला संस्थान। इग्नू विशेष प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम प्रदान करने वाला पहला संस्थान बना। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क अन्य संस्थान HIV एड्स से संबंधित क्षेत्रों में समाज कार्य, शिक्षा और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे टिस हो गया आपका दिल्ली सोशल वर्क स्कूल सोशल वर्क हो गया आपका, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा टाटा लखनऊ भी आप बिल्कुल सही कह सकते हो, आप लखनऊ भी कह सकते हो। ये सब समाज कार्य, शिक्षा और अनुसंधान पर अपना रोल अदा करते हैं। लेकिन HIV एड्स के संदर्भ में अगर कोई बात करने वाला इंस्टीट्यूट रहा है तो उस दृष्टिकोण में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वो नाम हमारे सामने है, इग्नू। वो बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सामाजिक विज्ञान संस्थान के रूप में अगर बात होती है भारत में व्यवसाय समाज कार्य की शिक्षा को लेकर दृष्टिकोण में, तो वहां पर विकल्प के दृष्टिकोण से आप लोगों का पार्ट बन जाता है टाटा इंस्टीट्यूट। अच्छा, यही इग्नू ने लॉन्च HIV स्टडी प्रोग्राम को कब किया? ये जो आप देख रहे हैं समाज कार्य प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला संस्थान तो बन गया इग्नू, आपको पता चल गया, लेकिन वो वर्ष कौन सा रहा इस यूनिवर्सिटी का, तो वो आप बता सकते हैं क्या मुझे वर्ष के दृष्टिकोण में? कोई भी बच्चा नहीं पता तो जनवरी 2009, जनवरी 2009, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इसके संदर्भ में ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विकल्प होगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। वे कौन से विशेष समूह हैं जिसमें HIV हस्तक्षेप के द्वारा लक्षित जो है किया गया? देखो, जो प्रश्न आप लोगों को दिखे हैं अभी यहाँ पे, जैसे जो प्रश्न आपको टफ लगे, जैसे एक संस्थान वाला टफ लगा होगा, है ना, जहाँ हमने संस्थान छांटना था, भाई बताओ HIV
वेट्स कंट्रोल में कौन सी संस्थान रही वो। अभी ऊपर का सवाल एक इग्नू वाला भी टफ लगा होगा थोड़ा सा, मैंने वर्ष के साथ ये भी बता दिया, ठीक है। तो अभी ये सवाल देखो, अगर HIV एड्स से क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे तो ऐसे ही आएंगे, लेकिन अब आपने ये मत सोच लेना कि बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाना है, इसके कुछ नहीं, जो चीज़ें आप पढ़े हैं इसी के इर्द गिर्द बनेंगे सवाल। जैसे आप देखो बड़ा आसान सवाल है, अगर आप इसके बारे में सोचोगे मनन करोगे तो आप चीज़ों कर लोगे। सवाल है वे कौन से विशेष समूह है जिसमें HIV हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन के द्वारा लक्षित किया जाता है। तो पहला है यौनकर्मी, ट्रक चालक, प्रवासी श्रमिक, सड़क पर रहने वाले बच्चे और STD है ना, रोगी। ग्रामीण और समुदायी शहर, फिर युवा HIV मरीज, फिर प्राथमिक और माध्यमिक समूह। तो देखो सही विकल्प के रूप में अगर आप इस प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ोगे, HIV हस्तक्षेप के द्वारा लक्षित, HIV अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हो तो उनमें कौन सा लक्ष्य लोगे अपना। तो देखो मैं बताऊं, आप ले तो सकते हो युवा को भी, भाई युवा HIV मरीज को भी ले सकते हो, है ना, प्राथमिक और द्वितीयक समूह को ले सकते हो, लेकिन प्राथमिक द्वितीयक समूह पॉजिटिव शब्द नहीं है अगर आप सोचो इस बात को लेकर तो, है ना। मेरा कहने का मतलब सिंपल है भाई कि वो विशेष समूह बताइए जहां HIV हस्तक्षेप के लिए आप चुनोगे। तो इन सभी 4 विकल्प में बताओ सबसे बढ़िया विकल्प जो ऑप्शन नंबर ए है। जैसे यौनकर्मी के लिए आप अच्छा सोचेंगे कि भाई इसके लिए होना चाहिए, है ना, HIV संक्रमण, या उच्च जोखिम वाले विशेष जो समूह जैसे महिला यौनकर्मी हो गई, पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, इंजेक्शन से नशीली दवाओं का जो उपयोग करते हैं वो हो गए, ठीक है, उनका प्रयोग, और सड़क पर रहने वाले बच्चे भी हो गए, या STD का पार्ट। ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर माना जाएगा, ये सभी पार्ट। तो क्या आपको ये प्रश्न टफ लग रहा था? क्वेश्चन नंबर 7 जिस भी बच्चों को टफ लग रहा था तो आप पूछेंगे तो मैं इसको पूरी डीप में भी बता सकता हूँ। बताओ अगर टफ है तो क्या लग रहा है? सर हो जब एग्जाम में सर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। अरे भाई जब एग्जाम में तब होगा ना जब यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आएगी। जब यही नहीं समझ पाओगे तो एग्जाम में कैसे कर पाओगे अच्छे से? सर टफ क्या है सर, इसमें तो स्पेशली पूछ रहा सर, विशेष समूह, तो विशेष समूह से सर समझ में आ रहा बिल्कुल है। हाँ। अब ऐसे ही प्रश्न जब परीक्षा में बनेगा तो आपको यही चीज़ें सोचना होगा कि HIV हस्तक्षेप के द्वारा लक्षित समूह क्या हो सकता है उसमें, है ना। तो आप में से मतलब ये नहीं सोचना कि भाई युवा HIV वाले मरीज को हम चुनाव कर लें, इनको छोड़ देते हैं। ग्रामीण शहरी समुदाय, देखो अलग अलग पार्ट है, इसमें सब नॉर्मल लोग रहते हैं, है ना। इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि यौन वाले बच्चे हैं। हो सकता है, हम सोच सकते हैं कि ग्रामीण वाले में भी यौन कर्मी होंगे, ट्रक चालक होंगे, प्रवासी श्रमिक होंगे, शहरी समुदाय में भी ऐसे ही लोग होंगे, ठीक है, प्राथमिक समूह में भी ऐसे ही लोग हो सकते हैं, द्वितीयक समूह में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, हम सोच सकते थे। परंतु यहाँ पे विकल्प के दृष्टिकोण में एज अ ऊपर सवाल पूछा गया और इस सवाल का सही विकल्प पहला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अच्छा आज के लिए बस इतना ही रखिए, ठीक है। बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसके संदर्भ में, थोड़ा सा आज कुछ काम भी चल रहा है, ठीक है भाई। कल इसी के आगे करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन जो भी है ये भी कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। बता दीजिए एक बार। ठीक है सर, ठीक, ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वीडियो में